हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आर्कटिक सी आइस का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इंडियन मॉनसून के ऊपर। रिसेंटली एक स्टडी की गई है जिस स्टडी में पता चला है कि आर्कटिक ओशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे इंडियन मॉनसून के ऊपर। यह हमारे मॉनसून को एनहांस भी कर सकता है, बढ़ा सकता है और हमारे मॉनसून को डिले भी कर सकता है, जिससे ड्रॉट जैसी कंडीशन आ सकती है और एनहांस करने की वजह से हमारा फ्लड जैसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं। रिसेंटली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आने वाला फ्लड, उसका एक मेन रीजन कहीं ना कहीं आर्कटिक को बताया जा रहा है। आर्कटिक की सी लेवल आइस जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी और अगर कम होती चली जाएगी, उसके हिसाब से हमारा इंडियन मॉनसून भी इंपैक्ट करता है। ऐसी ही स्टडी की है हमारे दो इंस्टीट्यूट्स ने। इंडिया का इंस्टीट्यूट है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। और सेकेंड इंस्टीट्यूट है साउथ कोरिया का कोरियन पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दीज टू इंस्टीट्यूट, दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये बताया है कि आर्कटिक का हमारे ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि ये ज्यादातर रिसर्च पार्ट है जिसमें अभी तक पूरा श्योरली नहीं पता चला है कि एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। बट यस, रीसेंट स्टडीज जो हम 1980s से लेकर 2020 तक और मेनली 2000 तक जो हमने स्टडीज किया है, उसके बेस्ड हमारा ये आज का स्टडी है। सबसे पहले हम समझते हैं इंडियन मॉनसून क्या चीज है। ये इंडियन मॉनसून जो टर्म है, एक टर्म डिराइव हुआ है मोसिम वर्ड से, जो कि एक अरेबिक वर्ड है। अरेबिक में मॉनसून को बोलते हैं विंड, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने वाली विंड, जो कि सीजनल विंड हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चलती हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं मॉनसून। जी हाँ, मॉनसून का मतलब बिल्कुल भी प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल से नहीं है। मॉनसून का मतलब है जब हमारी विंड चलती है तो अगर वो हमारे ओशन के ऊपर से होके आती है तो हमारे ओशन से वाटर पिक करके कहीं पे प्रेसिपिटेशन कर सकती है। तो मॉनसून का मतलब बिल्कुल भी रेनफॉल से नहीं है। बट यस, जब ये रेनफॉल होती है उस टाइम पे, या फिर आप बोल सकते हैं जब ये मॉनसून चलता है उस टाइम पे हमारा अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से पानी लाके हमारे इंडिया के अंदर में ये विंड्स रेनफॉल भी करा देती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा मॉनसून किस तरीके से बनता है। द इंडियन समर मॉनसून रेनफॉल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ज्यादातर हमारा इंडियन मॉनसून जुलाई से लेकर सितंबर सीजन तक चलता है। जुलाई से सितंबर के बाद इसमें भी सबसे ज्यादा जो रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है वो जुलाई और अगस्त सीजन में की जाती है, जब हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून प्रॉपरली हमारे इंडिया के वेस्ट पार्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे फॉल करती है। समर मंथ की बात करें तो सनलाइट जो है उस टाइम पे जब हमारा मॉनसून चलेगा, उस टाइम पे सेंट्रल एशिया मतलब ये कजाकिस्तान और इसके आसपास की कंट्रीज, यहां पे हमारा बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, हाई प्रेशर के साथ साथ हाई टेम्परेचर भी होने की वजह से, प्लस इंडियन लैंड मासेस और तिब्बत लैंड मासेस जो हमारे नॉर्थ साइड में पड़ेंगे, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और उसी लो प्रेशर हमारी साउथ वेस्ट मानसून जो हमारी सदर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर या फिर अर्थ हेमिस्फीयर से आएगी, उसको अट्रैक्ट कर लेती है। सो इन समर मंथ सनलाइट warm the Central Asia and Indian landmass more and faster than the surrounding ocean. डेफिनेटली आसपास के जो ओशन का जो रीजन है, ओशन के रीजन में हमारा टेम्परेचर बहुत जल्दी तेज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है। और लैंड ब्रीज का मतलब है लैंड से सी की तरफ हमारी विंड चलती है, सी ब्रीज का मतलब है सी से लैंड की तरफ आपकी ब्रीज चलती है, यानी हवाएं चलती हैं। तो जो भी हवा आपस में सर्कुलेट करती रहेगी वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टेम्परेचर या एक्सट्रीमिटीज की नहीं होगी, उसका जो टेम्परेचर होगा वो कुछ मीडियम होगा। जब भी हमारी सी से हमारी जो वेव्स है या फिर जो विंड है सी से लैंड की तरफ चलती है तो ठंडा आपकी विंड को लेकर आती है, जो कि लैंड मास को ठंडा कर देती है। और जब हमारा लैंड मास कभी कभी हमारा, जब सपोज कीजिए ज्यादा हाई प्रेशर पे हो जाता है, तो लैंड मास से सी की तरफ में विंड चलती है, जो कि हमारा एक तरीके से उसको हम लैंड ब्रीज भी बोलते हैं। इस रीजन की वजह से हमारे जो ओशियंस हैं और ओशियंस के आसपास के एरिया है उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बट मेनली
सेंट्रल पार्ट जो भी किसी कॉन्टिनेंट का होगा वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर बैंड, तो जहां पे हमारा ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पे एयर जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होने की वजह से एयर पार्टिकल्स विल मूव इन द अपर डायरेक्शन, और एयर पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो नीचे हमारा एयर के पार्टिकल्स कम बचेंगे, जिसकी वजह से लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर का मतलब है जहां पे एयर कम है, और हाई प्रेशर का मतलब है जहां एयर ज्यादा है। इसका कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ कभी कभी लो प्रेशर भी हो जाता है, बट हमेशा लो प्रेशर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, सो दिस क्रिएट्स लो प्रेशर बैंड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कॉल्ड द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूरे अर्थ पे 3 पोलर आपकी बेल्ट चलती हैं। फर्स्ट है हमारे पास हेडले जो कि हमारे इक्वेटर से 30 डिग्री तक जाती है, दूसरी है फेरल जो 30 से 60 डिग्री जाती है, और थर्ड है हमारी पोलर बेल्ट जो हमारी 60 डिग्री से 90 डिग्री तक चलती है, प्रेशर बेल्ट्स। ओके, ट्रेड विंड ब्लो फ्रॉम द साउथ ईस्ट आर सब्सिक्वेंट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी। जैसे ही हमारा इक्वेटर पे ये हमारी ट्रेड विंड्स इस तरीके से ऐसे मुड़ जाती हैं साउथ वेस्ट मानसून को, दिस इज आवर इंडिया, तो यहां पे हमारी रेनफॉल होती है, और हमारी रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट वाले साइड पे भी होती है। ट्रेड विंड ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ ईस्ट आर सब्सिक्वेंट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन लैंड मासेस ड्यू टू कोरियलिस फोर्स। डेफिनेटली इसका मूवमेंट राइटवर्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्टवर्ड सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियलिस फोर्स की वजह से होता है। कोरियलिस फोर्स एक तरह का एक मिसनॉमर है, यानी एक्चुअली में फोर्स नहीं है, बट ये रिजल्टेंट मोशन है। जब भी हमारी अर्थ पे कोई भी लैंड मास एक पॉइंट से दूसरी जगह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, तो उस टाइम पे उसकी डायरेक्शन अर्थ के मूवमेंट की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं कोरियलिस फोर्स, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड मूव करेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड मूव करेगा। तो इसी कोरियलिस फोर्स की वजह से साउथ से आने वाली विंड हमारी डाइवर्ट हो जाती है, नॉर्दर्न में एंटर करते ही राइटवर्ड। और अगर वही चीज अगर हमारी लेफ्ट, यानी अगर मान लीजिए यही चीज हमारी सदर्न हेमिस्फीयर में हो रही है, तो वो कोरियलिस फोर्स की वजह से डाइवर्ट हो जाती है लेफ्टवर्ड, एंड हैव लो प्रेशर आफ्टर दे क्रॉस द इक्वेटर। इक्वेटर को क्रॉस करती है। एज दे ब्लो ओवर द अरेबिक द विंड पिकअप द मॉइस्चर, यहां से अरेबियन सी से मॉइस्चर पिकअप करती है, और उसके बाद हमारे वेस्टर्न घाट्स की साइड और नॉर्थ ईस्ट की साइड सबसे पहले रेनफॉल करती है। So this is our equator. This is our Tropic of Capricorn. This is our Tropic of Cancer. जनरली यहां पे ITCZ की जो एक्चुअल पोजीशन होती है, ITCZ हमारा 23 से 25 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास तक पहुंच जाता है, और यहां से ऊपर से आने वाली विंड यहां पे और यहां से विंड आने वाली यहां पे, ये दोनों जहां पे मिलती है उसी को हम बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो जैसे ही विंड यहां से एंटर करती है तो सबसे पहले लेफ्टवर्ड मूव करेगी, और लेफ्टवर्ड मूव करने के बाद जैसे ये इक्वेटर क्रॉस करके नॉर्दर्न में एंटर करती है, ये राइटवर्ड मूव कर जाती है, और राइटवर्ड मूव करने के बाद सबसे पहले ये पहुंचती है हमारे केरला वाले पार्ट पे, और धीरे धीरे करके पहुंच जाती है हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पे, और उसके बाद ये हमारा डाइवर्ट हो जाती है दूसरे पार्ट्स ऑफ मींस अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, सो ओवर द लैंडमार्क इटसेल्फ दिस साउथ वेस्ट मानसून स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। एक ब्रांच है हमारे पास अरेबियन सी की, और दूसरे ब्रांच है हमारे पास बे ऑफ बंगाल की, और उसके बाद ये फर्दर बे ऑफ बंगाल एंटर करने के बाद, यहां से बे ऑफ बंगाल के एंटर करने के बाद यहां पे पूर्वांचल जो हमारे हिमालय का पार्ट है वहां से डाइवर्ट होकर ये ईस्टवर्ड मूव करने लग जाती है, और ये वाली हमारी जो ब्रांच है जो वेस्टर्न घाट्स की तरफ आई है वो हमारी ऐसे नॉर्थ ईस्ट की साइड में मूव करने लग जाती है, और समवेयर पंजाब के आसपास और हरियाणा के आसपास, हिमाचल प्रदेश के आसपास ये दोनों जाके मिल जाती हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं इस रीजन की, दिस इज आर इक्वेटर, और यहां से ये एंटर करके इधर मूव कर जाती है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल इधर मूव करेगी, ये फिर ईस्टवर्ड मूव करेगी, और ये जो ब्रांच है इधर मूव करेगी। तो ये वाला जो पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट, उसको भी हमें रेनफॉल मिल जाती है बिकॉज ऑफ द डाइवर्जन ऑफ द विंड।
बात करते हैं कि हमारी मेन मॉनसून के अंदर में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे मॉनसून के अंदर में। मॉनसून किस किस चीज से अफेक्ट होता है? तो मॉनसून अफेक्ट होता है मेनली हमारे, ये रिसेंट स्टडी में हमें पता चला है, दैट इज इंडियन समर मॉनसून रेनफॉल इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन साइंटिफिक फर्स्ट एंटिसिपेटेड। जैसा साइंटिस्ट पहले सोच रहे थे वैसा उतना सिंपल हमारा मॉनसून नहीं है। मॉनसून में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होता है। जिसमें से एक चीज है हमारा टेम्परेचर ऑफ द इंडिया, अटलांटिक के ऊपर जो हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस है, पैसिफिक के ऊपर जो हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस है, प्लस में सरकम ग्लोबल टेलीकनेक्शन इज ऑल्सो अफेक्टिंग आवर इंडियन मॉनसून। इसका मतलब क्या है? सरकम का मतलब पूरा, ग्लोबल का मतलब हमारा अर्थ, पूरे ग्लोब पे जो हमारा क्लाइमेट है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर कहीं भी हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पे कहीं भी अगर हमारा चेंज आता है, डेफिनेटली उसका इंपैक्ट हमारे दूसरे पार्ट पे भी पड़ता है। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली हमारे ये फैक्टर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर ओवर इंडिया, अटलांटिक, पैसिफिक और प्लस में सरकम जो आपका ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन है, जो कि स्पेशली हमें मिड लैटिट्यूड में ज्यादा देखने को मिलता है, जिसका इंपैक्ट वो वाले रीजन हमारे मेन रीजन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मॉनसून बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर जाता है। ओके, सो अगर थोड़ा बहुत अगर हम ब्रीफ आइडिया लेने की कोशिश करें, दिस इज आवर सरकम ग्लोबल टेली कनेक्शन, यानी हमारा एक पार्ट दूसरे से किस तरह कनेक्टेड है। किसी भी अगर हम पार्ट को ले ले, सपोज के लिए ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये बहुत ज्यादा हॉट है, तो उसी टाइम पे यहां पे हॉट होगा, उसी टाइम पे यहां हॉट होगा, उसी टाइम यहां हॉट होगा, उसी टाइम यहां हॉट होगा। अगर अगर सपोज कीजिए हमारा जो लो टेम्परेचर है ये वाला, सपोज लाइट ऑरेंज, तो लाइट ऑरेंज जहां पे है वो, यानी ये सीजनल हमारे वेरिएशंस होते हैं, एक चेंज होने की वजह से दूसरा चेंज भी होता है। अगर यहां पे सपोज कीजिए बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा, डेफिनेटली हमारा इस वाले पार्ट पे भी हमारा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा। दिस इज पैसिफिक एंड दिस इज अटलांटिक। तो अटलांटिक में अगर बहुत ज्यादा चेंज होगा तो उसी टाइम पे हमें पैसिफिक में भी चेंज देखने को मिल रहा है। सपोज कीजिए अगर हम अटलांटिक में यहाँ पे चेंज देख रहे हैं, तो फिर हमें मेडिटेरेनियन के ऊपर जो आपका ये रशिया वाला पार्ट है, कैस्पियन सी और आपका ब्लैक सी के ऊपर, यहाँ पे भी हमें हाई टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। और हमारा जो इंडियन ओशन के आसपास, सॉरी पैसिफिक ओशन जो हमारा जो एशिया से मिलता हुआ पार्ट है, ये पार्ट में हमारा टेम्परेचर हाई रहेगा। जब हम यहाँ पे टेम्परेचर हाई देखते हैं तो उसी टाइम पे हमें दूसरी जगह भी टेम्परेचर, यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी हमारा एक जगह टेम्परेचर चेंज होगा, वो उसका इंपैक्ट सिर्फ क्लाइमेट टेम्परेचर ही नहीं, जब क्लाइमेट हमारा पूरा चेंज होगा तो इसका इंपैक्ट हमारे दूसरे पार्ट पे भी पड़ता है। ओके, रिसेंट स्टडी में हमें क्या पता चला है? रिसेंट स्टडी की गई है कि उससे पता चला है कि साइंटिस्ट हैव आल्सो सजेस्टेड अ डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ द आर्कटिक सी आइस। आर्कटिक जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब के 70 डिग्री के ऊपर वाला जो रीजन है, दैट इज मेनली आर्कटिक। इसके अंदर में कभी कभी बहुत सारा आइस हो जाती है और बहुत कभी कभी आइस लेवल बहुत कम हो जाता है। डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारी सी आइस है वो मेल्ट डाउन कर जाएगी और सी लेवल जो है, वाटर का लेवल, वो बढ़ जाएगा। वहीं पे हमारी जो अगर आइसिफिकेशन या ग्लेशिएशन अगर हो जाएगा तो उस टाइम पे हमारी जो सी आइस है वो आइस बढ़ जाएगी और वहीं पे वाटर अवेलेबिलिटी हमारे ओशन के अंदर कम होने की वजह से हमारा जो सी लेवल है वो डाउन चला जाता है। इस रिसर्च की अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट हैव आल्सो सजेस्टेड दैट द डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ द आर्कटिक सी आइस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज हमारे मॉनसून के ऊपर ये बहुत ज्यादा असर डालता है। ये स्टडी की गई है 1980 से लेकर 2020 तक, जिसके अंदर में मेनली हमने जो क्लाइमेट मॉडल्स होते हैं, क्लाइमेट मॉडल्स का मतलब है कि हमने हर साल, हर महीने, हर घंटे क्या क्या चीजें, हमारे क्या क्या चेंजेस आए हैं, उन सब को प्रिडिक्ट किया हुआ है, प्लस फोरकास्ट किया हुआ, प्लस में बैक डेटा जो हमारे प्रीवियस डेटा है उन सबको मर्ज करके हम एक डेटा प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक पार्ट अगर चेंज होता है तो उसका दूसरे पार्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। दैट इज एक्चुअली नोन एज क्लाइमेट मॉडल। क्लाइमेट मॉडल के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। जो मेन स्टडी इस बार हमें न्यूज में मिली है वो हमारी मेन स्टडी हमारे फेज 5 और फेज 6 से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है कि हमारा सी लेवल जो है हमारा वो किस तरीके से आर्कटिक आइस के ऊपर डिपेंड करता है और यही दोनों चीज हमारी किस तरीके से इंडियन मॉनसून को हैम्पर करती है। ओके, रिजल्ट से हमें पता चलता है पेपर के अकॉर्डिंगली, अगर हमारा लेस सी आइस रहता है इन द सेंट्रल आर्कटिक, सेंट्रल आर्कटिक का मतलब है ये वाला 70 और 80 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री तक,
दिस इज सेंट्रल आर्कटिक रीजन। तो अगर हम इस रीजन के अंदर देखते हैं, अगर हमारा सी आइस कम हो जाता है, यानी हमारी वार्मिंग ज्यादा हो गई है, अगर हमारी वार्मिंग ज्यादा है तो सी आइस कम होगा, जिसकी वजह से हमारी जो वेस्टर्न पार्ट और पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे हमारा रेनफॉल कम हो जाती है। यानी हमारा अगर सी आइस आर्कटिक में, सेंट्रल आर्कटिक में अगर हमारा सी आइस कम हो जाता है तो हमें वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया इन दोनों में हमारा जो रेनफॉल है वो हमारा एक तरीके से कम हो जाता है। प्लस में वहीं हम सेंट्रल इंडिया की बात करें और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, वहीं हम सेंट्रल इंडिया की बात करें और नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें, तो यहां पे हमारा रेनफॉल जो है बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जब हमारा लो सी आइस हो जाता है हमारा बेरेंट सी में, बेरेंट सी या फिर कारा सी के पास में, उसका इंपैक्ट हमारा कुछ और पड़ता है। तो जब हमारा लो सी आइस लेवल हो जाएगा सेंट्रल आर्कटिक में, तो हमारा वेस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया रेनफॉल कम और सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल ज्यादा। वहीं पे बेरेंट, हम बात कर रहे हैं इन लोकेशंस की, दिस इज रशिया, दिस इज बेरेंट सी एंड दिस इज कारा सी। और इसी के हमें अगर थोड़ा इधर चले जाए तो हमें मिलेगा हुडसन बे। तो ये सारे रीजन्स में, यानी ये वाला लोअर लैटिट्यूड्स कंपेयर्ड टू द आर्कटिक प्रॉपर रीजन। सो दिस इज सेंट्रल आर्कटिक एंड दिस इज बेरेंट एंड कारा। तो बेरेंट एंड कारा में अगर हमारा लो सी आइस लेवल रहता है तो उस टाइम पे हमारा क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हमारे मॉनसून को डिले कर देता है। ओके, और मॉनसून डिले होने की वजह से ड्रॉट जैसी कंडीशंस और भी बहुत सारी मॉइस्चर रिलेटेड एग्रीकल्चर और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट हो जाती है। क्लियर? What does the study say about the Arctic influence on the Indian Ocean? The scientists found that when sea ice in the central Arctic increase, ये ऐसा होता क्यों है? जब हमारी सी आइस सेंट्रल आर्कटिक से हमारी बढ़ जाती है। पिछले कंडीशन में हम देख रहा सी आइस हमारी कम हो गई है, इस कंडीशन में हम देख रहे हैं जब हमारी सी आइस बढ़ गई है, इसका मतलब हमारा टेम्परेचर आर्कटिक में कम हो गया है। उस टाइम पे जो हीट होगी, डेफिनेटली अगर आइस बनेगी तो हीट कहीं ना कहीं और रिलीज हो जाएगी, तो हीट हमारी पहुंच जाती है ओशन पे और ओशन से हमारी हीट पहुंच जाती है एटमॉस्फेयर में। और जब एटमॉस्फेयर में हमारी हीट लेवल बढ़ जाएगा, डेफिनेटली उसकी वजह से हमारी साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट हो जाएगी, क्योंकि जब भी हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा उस टाइम पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और लो प्रेशर कंडीशन को हम बोलते हैं साइक्लोनिक कंडीशन। तो साइक्लोनिक कंडीशन यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा बढ़ जाता है कहां पे? लोअर लैटिट्यूड्स में, स्पेशली नॉर्थ अटलांटिक पार्ट में। तो नॉर्थ अटलांटिक पार्ट में हमारा बहुत ही लो लैटिट्यूड्स में अगर हम पहुंच जा रहे हैं, यानी हम इक्वेटर के टुवर्ड्स अगर हम आ रहे हैं, तो उस टाइम पे साइक्लोनिक जैसी हमें कंडीशन दिखाई दे रही है। जब ये साइक्लोनिक जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं हाई सी आइस होने की वजह से, तो हमारा ये साइक्लोनिक कंडीशन अटलांटिक के बाद रोसबी वेव्स को बहुत ज्यादा हैम्पर कर देता है, रोसबी वेव्स को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देता है। देखते हैं हम रोसबी वेव क्या होती है। जनरली हमारी जो प्लेशर ब्लेड्स होती है वो ऊपर से हमारी नॉर्दर्न साइड से इस साइड मूव करती है, हमारी 30 डिग्री लैटिट्यूड से इस तरीके से मूव करती है और 30 से लेकर इक्वेटर इस तरह से मूव करती है। लेकिन कभी कभी ये वाली जो हमारी बेल्ट होती है इसको हम बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। तो पोलर जेट स्ट्रीम जहां पे ये दोनों चीज आके मिलती हैं, उसके ऊपर 12 से 15 किलोमीटर के हाइट पे हमारी बनती है जेट स्ट्रीम्स। ऊपर वाली हमारी 60 डिग्री के ऊपर वाली जेट स्ट्रीम को बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम, जो 30 डिग्री के आसपास जेट स्ट्रीम बनती है उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो जितना हमारा कोल्ड टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी जितना ही कोल्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा इन द साउथवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो नॉर्मल हमारी जो वेव्स थी, नॉर्मल हमारी जो जेट्स हैं, वो क्या हो जाएंगी? डाइवर्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स दी साउथ। ओके, जैसे ही टुवर्ड्स दी साउथ मोशन होगा,
साउथ मोशन होने की वजह से ये हमारा जो साउथ मोशन होगा, इस पे रोजबी वेव्स धीरे धीरे हमारे नॉर्दर्न पार्ट जो इंडिया है उस पे हाई प्रेशर जनरेट कर देंगी, और वहीं पे मेडिटेरेनियन पार्ट पे हमारा लो प्रेशर जनरेट कर देंगी। तो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर जनरेट देखते हैं अभी। इनका कहने का मतलब है कि जब भी हमारा ऐसा कुछ होगा, सी आइस बढ़ जाएगी, तो उस टाइम पे हमारा जो इधर वाला जो पार्ट है, स्पेशली वेव्स आने की वजह से, ये जो हमारी रोजबी वेव्स हैं, रोजबी वेव इस तरीके से जाने की वजह से यहां पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है अपर पार्ट ऑफ इंडिया, एंड यहां पे मेडिटेरेनियन में लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस तरीके से विंड चलती है। और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमारी विंड मूव करेंगी, उस टाइम पे, वन सेकेंड, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, सॉरी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो हमारी विंड मूव करेगी, हाई प्रेशर कैसे जनरेट हुआ, हमारी जो रोजबी वेव है वो यहां तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से हमारा अपर पार्ट यानी कजाकिस्तान और इस पार्ट में हमारा हाई प्रेशर जनरेट हो गया। मेडिटेरेनियन में उस टाइम पे लो प्रेशर बेल्ट है, तो यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी ये एयर मूव करती है। जब हमारी ये एयर इस तरीके से मूव करती है, तो यहां पे इस टाइम पे इधर तिब्बत के पास में बहुत ही लो प्रेशर होने की वजह से, और हमारे सेंट्रल एशिया में हाई प्रेशर होने की वजह से, ये जो लो प्रेशर है यहां से एयर ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद ऊपर की तरफ में हाई प्रेशर बनेगा, और ऊपर की तरफ हाई प्रेशर बनने के बाद वो फिर विंड चल पड़ती है किसी लो प्रेशर की तरफ। उसी टाइम पे लो प्रेशर हमारा नीचे की तरफ भी होता है, तो एक विंड हमारी हाइट पे चलेगी इस तरीके से। ओके, तो अब रिसर्च के अकॉर्डिंगली पता चला है, जब हमारी रोजबी वेव्स नीचे चली जाती है, हाई प्रेशर हमारे सेंट्रल एशिया में, और हमारा लो प्रेशर मेडिटेरेनियन में, विंड इधर की तरफ चलती है। दूसरी हमारा जो साइमल्टेनियस प्रोसेस है, हाई प्रेशर हमारे तिब्बत के ऊपर वाले सरफेस पे बनता है, नीचे लो प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर जो ऊपर बना वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, और जब ये इधर की तरफ मूव करता है तो ये हमारा ऊपर वाली जो विंड है ये इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कर देती है, जिसकी वजह से इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को पुश कर देती है ऊपर की तरफ ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कंडीशन, जिसकी वजह से हमारा मॉनसून भी थोड़ा हैम्पर हो जाता है। वही चीज हमारी इसमें लिखा हुआ है, एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूं। The enhanced Rossby wave result in the high pressure over the northwest part of India and low pressure over the Mediterranean region. This in turn strengthen a narrow concentrated band of wind that is Asian jet stream. जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर अभी मैंने बताया उसको हम बोलते हैं एशियन जेट स्ट्रीम, और वो कहां से होके जाएगी, कैस्पियन सी के ऊपर से होके जाएगी, कोजिंग द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जो हमारी सब ट्रॉपिकल, उसके नीचे जो मैंने अभी बताया सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, उसको क्या कर देगी, शिफ्ट इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही हमारी नीचे वाली विंड, जैसे ही हमारी नीचे वाली जेट जिसको हम बोल रहे हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, एंड एनालमस हाई प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड ओवर दी सेंट्रल एशिया, और उसी टाइम पे हमारा सेंट्रल एशिया में हाई प्रेशर रीजन जनरेट हो जाता है। ये रिसर्च में पता चला है, डेफिनेटली इसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए अभी और भी टाइम लगेगा, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो हमें पता चलता है हम उसके बारे में अभी देख रहे हैं। ओके, सेंट्रल एशिया के ऊपर में हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, डिसरप्टिंग एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी ओवर द इंडियन लैंड मासेस एंड ब्रिंगिंग मोर रेन ओवर वेस्टर्न एंड दी पेनिनसुलर इंडिया। और जब ऐसी कंडीशन होगी उस टाइम पे हमारी रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी। कहीं ना कहीं हमारा जो इस बार आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में जो फ्लड लाइक सिचुएशन आ गई है हैवी रेनफॉल की वजह से, वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। ओके, दीज आर रोजबी वेव्स। और अगर सर्कुलेशन, प्रॉपर सर्कुलेशन होता है जेट स्ट्रीम का, उसको हम बोलते हैं सरकम ऑसिलेशन, दैट इज पॉजिटिव सरकम ऑसिलेशन। और अगर यही वेव प्रेशर की वजह से, हाई
यानी लो, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होने की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और यही चीज डाइवर्ट हो जाएगी नीचे की तरफ, और इसी को हम बोलेंगे रोसबी वेव। ये रोसबी वेव रोसबी नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसी वजह से इसको बोला जाता है रोसबी वेव। एंड दीज आर दी मेनली 4 जेट स्ट्रीम्स जो हमारे पूरे ग्लोब पे चलती हैं। पोल पे चलने वाली पोलर जेट स्ट्रीम, यहां पे और यहां पे टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से, यानी हमारे जो पोलर रीजन है और जो हमारा सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन है उसमें ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से इसके अंदर भी ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई देगी पोलर जेट स्ट्रीम के अंदर में। वहीं अगर हम टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में देखें तो कंपैरेटिवली डिफरेंस कम होने की वजह से हमारा जो डिफ्लेक्शंस है वो थोड़ा सा कम दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट उसी के आगे अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट स्टडी में पता चला है, ऑन द अदर हैंड लो सी आइस over the Barents-Kara Sea region trigger a series of current that produce an anomalous high pressure over the southwest China। अब पता चला है कि अगर पिछली कंडीशन में देखा था हाई, अब इस कंडीशन में देखेंगे लो अगर हो जाता है बेरेंट और कारा में, बेरेंट और कारा में अगर लो सी आइस है तो उस कंडीशन में हमारा हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा साउथ वेस्ट चाइना में, साउथ वेस्ट चाइना में। और साउथ वेस्ट चाइना में हाई प्रेशर जनरेट होगा, प्लस में दिस कोरिलेट्स विद द पॉजिटिव आर्कटिक ऑसिलेशन, जो अभी मैंने बताया, जो हमें अभी प्रेशर बेल्ट में अगर हमारा इस तरीके से आर्कटिक में इस तरीके से अगर जेट स्ट्रीम चलती है तो उसको बोलते हैं आर्कटिक ऑसिलेशन या फिर हमारा सरकम ऑसिलेशन पॉजिटिव। हाई प्रेशर ओवर द नॉर्दर्न अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन अलोंग विद द वीकनिंग ऑफ द circum global teleconnection which connect weather event in the different parts of the world। ये चेंज होने की वजह से हमारे और भी बहुत सारे चेंजेस हमारे मॉनसून के ऊपर भी पड़ जाते हैं। ओके, what does the study say about the Arctic influence? A sea ice level decrease in the region, heat rises from the Barents-Kara Sea। जैसे ही सी लेवल जो आइस लेवल है वो कम होगा, इसका मतलब टेम्परेचर हमारा ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बेरेंट और कारा सी जो भी हमने देखा वहां से हमारी जो हीट है वो ऊपर की तरफ चल पड़ेगी, और ऊपर की तरफ चलने के बाद ऊपर की तरफ जब चलेगी तो वहां पे हमारा जनरेट हो जाएगा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का मतलब होता है हाई प्रेशर कंडीशन। तो बेरेंट और कारा सी के ऊपर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। वो हाई प्रेशर जोन बाहर की तरफ, सपोज कीजिए दिस इज बेरेंट, दिस इज कारा, यहां पे हाई टेम्परेचर, तो सरफेस पे जनरेट होगा लो प्रेशर, ये एयर जाएगी ऊपर की तरफ, ऊपर जनरेट होगा हाई प्रेशर, वो हाई प्रेशर से विंड चलेगी हमारी लो प्रेशर की तरफ, और वो लो प्रेशर की तरफ हमारी किधर जाती है, नॉर्थ वेस्ट। यानी अगर वो एंटी साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन है नॉर्थ वेस्ट यूरोप में जो बनी है, ये हमारी डिस्टर्ब करेगी हमारे अपर एटमॉस्फेरिक रीजन जो कि सब ट्रॉपिकल एशिया और इंडिया में होगा। यानी ये जो इसकी वजह से जो ऊपर की तरफ हाई प्रेशर जोन बना है, उस हाई प्रेशर जोन को हम बोल रहे हैं हमारे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। उस एंटी साइक्लोनिक कंडीशन से इंडिया की तरफ में और एशिया की तरफ में उसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक इंपैक्ट पड़ेगा। दिस इंस्टेबिलिटी कपल्ड विद द हाई सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अरेबियन सी एंड मॉइस्चर पिक्ड अप फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर promotes high rainfall over the northeast India while leaving central and northwest region of the without much ice or without much rainfall। यानी इसी कंडीशन की वजह से हमारा प्लस में इसी के साथ साथ अगर हमारा हाई टेम्परेचर रीजन हो जाए अरेबिक के अंदर में, तो उस वजह से हमारी वाटर बॉडीज की वजह साथ में वो मॉइस्चर को पिक कर लेगा, वो पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल करेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में। यही एक रीजन है बेरेंट और कारा में लो प्रेशर जनरेट होना, ऊपर की तरफ हाई प्रेशर जनरेट होना, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बहुत ज्यादा रेनफॉल आती है। डज क्लाइमेट चेंज ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल? यस, डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लाइमेट चेंज बाय एक्सेलरेटिंग द रिडक्शन ऑफ द आर्कटिक सी आइस एक्सरबेट द वेरिएबिलिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द ISMR। यानी हमारी जिस तरीके से हमारा अरेबियन सी की जो आइस है वो उस पर धीरे धीरे हमारा रिडक्शन होता रहेगा, वैसे वैसे हमारी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, वो बढ़ती चली जाएगी। लोअर आर्कटिक सी आइस कैन लीड टू मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर ड्रॉट। अगर वहीं पे आर्कटिक सी कम हो जाएगी आइस, तो वहीं पे हमारा
क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सीवियर ड्रॉट्स आ सकते हैं हमारे, और कहीं कहीं पार्ट में रेनफॉल और फ्लड हो सकता है हमारे इंडिया और दूसरे रीजन्स के अंदर में। अपार्ट फ्रॉम हाईलाइटिंग द फिजिकल पाथवे इन विच द आर्कटिक सी आइस अफेक्ट द इंडियन मानसून, द करंट स्टडी shows that urgent need to expand research on climate dynamics and for scientists to prepare more accurate forecast of the ever changing monsoon। यानी इन इंस्टीट्यूट्स की रिसर्च के अकॉर्डिंगली हमें कुछ आइडिया लगता है कि जिस तरीके से आर्कटिक सी का लेवल, हमारा आइस का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे इंडियन मानसून पर, तो उसकी डिटेल स्टडी से हम फोरकास्ट प्रॉपरली कर पाएंगे, प्रिडिक्ट प्रॉपरली कर पाएंगे, और हम पता लगा पाएंगे कि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर या फिर हमारी इकोनॉमी किस तरफ जाएगी।